वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 का, और उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शंस, और हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने रेडियो एक्टिव डिके पढ़ा था। रेडियो एक्टिविटी भी बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, और आपने देखा था कि जब रेडियो एक्टिविटी हो रही थी तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो वो चेंज हो रहा था। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो भी एक किस्म का न्यूक्लियर रिएक्शन है, पर ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये नेचुरली हो रहा है, यानी ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली है और अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, पर कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस हम खुद भी करवा सकते हैं। कैसे? जब हम किसी स्टेबल न्यूक्लियाई पे कोई पार्टिकल बम्बार्ड करवाएंगे तो उस वजह से भी न्यूक्लियस में चेंजेस आ सकती हैं। तो दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, एक नेचुरली होगा और एक आर्टिफिशियली होगा। जो नेचुरली होगा उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो जैसे हमने लिखा है, द चेंज ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन है न्यूक्लियर रिएक्शन की। द चेंज में भी स्पॉन्टेनियसली, यानी चेंज नेचुरली भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, जस्ट लाइक रेडियो एक्टिविटी, आर बाय बम्बारिंग द पार्टिकल्स, या हम पार्टिकल बम्बार कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियर रिएक्शन जस्ट लाइक रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी की तरह इज़ स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, एंड अनकंट्रोलेबल, और ये अनकंट्रोलेबल होते हैं। अच्छा, अब ये जो नेचुरल जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इससे हमें एक फ़ायदा ये होता है कि इससे हमें न्यूक्लियर पार्टिकल्स मिल सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रोटॉन मिल सकते हैं, न्यूट्रॉन मिल सकते हैं, अल्फ़ा रेज मिल सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं कि फ़र्दर किसी स्टेबल न्यूक्लियाई पे इंसिडेंट करवा के आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है, these are rich source of nuclear particles which may use to bombard on other nuclei and initiate new nuclear reaction। जो हम इनिशिएट करेंगे वो आर्टिफिशियल होगा। तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बाय बम्बारिंग द एनर्जेटिक पार्टिकल जस्ट लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा रेज एंड गामा रेज। सच चेंजेस आर नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन, मीन्स आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, जब हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया था वो रुदरफोर्ड ने करवाया था। रुदरफोर्ड ने क्या किया था कि नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है उसके ऊपर इसने अल्फ़ा रेज बम्बार करवाए, और जब इसने अल्फ़ा रेज बम्बार करवाए तो इसने देखा कि इसको ऑक्सीजन और प्रोटॉन मिल रहा था। तो ये हम कहते हैं कि सबसे पहले जो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन था वो रुदरफोर्ड ने करवाया था। रुदरफोर्ड वाज फर्स्ट टू ऑब्जर्व द न्यूक्लियर रिएक्शन बाय बम्बारिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। जैसे मैंने कहा था कि जो सोर्स होंगे वो हमारे नेचुरल न्यूक्लियाई होंगे जहाँ से हमें पार्टिकल्स मिलेंगे, ऑन नाइट्रोजन न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन आइसोटोप एंड एनर्जेटिक प्रोटॉन। अब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, कोई भी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस एक्स है जो कि हमारा टारगेट है, और उस एक्स न्यूक्लियस पे हम एक पार्टिकल बम्बार करवा रहे हैं जिसका नाम ए है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा और उसके साथ कोई नया पार्टिकल इमिट आउट होगा। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये टारगेट है, टारगेट के ऊपर हमने बम्बार्ड करवाया है पार्टिकल ए, और यहाँ से एक डाटा न्यूक्लियाई बना है और उसके साथ एक दूसरा पार्टिकल भी इमिट आउट हो रहा है बी। इस सेम फेनोमेना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अंडर ब्रैकेट ए कामा बी ब्रैकेट ओवर वाई, यानी इसका मतलब है कि ये टारगेट था, उसके ऊपर हमने ये पार्टिकल बम्बार्ड करवाया है और ये डाटर एलिमेंट बना है, और उसके साथ ये जो है एक नया पार्टिकल बन गया है। तो ये किसी भी रिएक्शन को अगर इसी तरीके से अगर हम इस रुदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट को, रुदरफोर्ड वाले रिएक्शन को अगर हम इस रिप्रेजेंट में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारा टारगेट था नाइट्रोजन और इसके ऊपर हमने फायर किया था अल्फ़ा पार्टिकल्स,
और डाटर एलिमेंट बना यहाँ पे ऑक्सीजन, और इससे जो हमारा न्यू पार्टिकल बना वो था प्रोटॉन। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, आप याद रखिएगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन होती है तो वो हमेशा बैलेंस होती है। बैलेंस मतलब उसमें न्यूक्लियॉन नंबर सेम होते हैं, उसमें चार्ज नंबर भी सेम होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें, न्यूक्लियॉन नंबर 14 + 4 18 है और यहाँ पे 17 + 1 18 है, यानी न्यूक्लियॉन नंबर लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम होंगे। अगर आप यहाँ पे चार्ज नंबर देखें तो 7 और 2 9 है और यहाँ पे 8 और 1 9 है। तो ये मैंने लिखा है, जस्ट लाइक द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हेयर इज द न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन इज़ आल्सो बैलेंस। अब ये एक काम की बात सुन लें जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस की हुई है कि जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उसमें ये नीचे वाले लॉज जो हैं वो हमेशा कंजर्व होंगे। कौन कौन से लॉज हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, जैसे आपने ऊपर देखा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लाजमी नहीं है कि, ये नेसेसरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन हमारे पास पहले थे उतने प्रोटॉन हमारे पास बाद में हों, पर यह लाजमी है कि न्यूक्लियॉन का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। तो बहरहाल ये 5 रूल्स हैं जो हमेशा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा वैलिड होते हैं, हमेशा कंजर्व होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम के ऊपर इसने अल्फ़ा रेज फायर किए थे और इसको एक कार्बन मिला था, कार्बन का आइसोटोप्स मिला था और उसके साथ एक पार्टिकल मिला था, उस पार्टिकल को हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जेम्स चैडविक बम्बार्ड द अल्फ़ा पार्टिकल ऑन बेरिलियम, देन कार्बन एंड न्यूट्रॉन वर ऑब्टेन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया और न्यूट्रॉन किस रिएक्शन से डिस्कवर हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से डिस्कवर हुआ है। और उस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या किया है, बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा रेज फायर किए हुए हैं। इसी तरीके से एक दूसरा रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन। प्रोटॉन इंड्यूस रिएक्शन ये एक हिस्टोरिकल रिएक्शन है जिसकी मदद से हमने आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन वेरीफाई किया था। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में ये होता है कि लिथियम का एक आइसोटोप है, उसको हम प्रोटॉन एब्जॉर्ब करवाते हैं। जैसे ही वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है तो वो स्प्लिट हो जाता है 2 हीलियम न्यूक्लियाई में। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन है ड्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन। ड्यूट्रॉन इंड्यूस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हाई एनर्जी ड्यूट्रॉन लिथियम का एक आइसोटोप है जो एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद हमारे पास 2 अल्फ़ा रेज आ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये लिथियम है, इसके ऊपर हमने इंसिडेंट किए हैं फास्ट मूविंग ड्यूट्रॉन और इसी तरीके से हमें 2 हीलियम न्यूक्लियाई मिल चुके हैं। इस तरीके से हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसको कहते हैं गामा इंड्यूस रिएक्शन, यहाँ हम इसको फोटो डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब हम हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी वो न्यूक्लियर रिएक्शन कर देते हैं और ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। अब आप देखें, आपके बुक में एग्जांपल है कि एक अल्युमिनियम है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्यूट्रॉन हमने उसके ऊपर गामा रेडिएशन इंसिडेंट करवाया है और वो स्प्लिट हो गया है नाइट्रोजन में और उसके साथ 2 प्रोटॉन बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप मुझे ये बताएंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्यों, ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे और अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन क्या है, तो हम कहते हैं एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हेवी न्यूक्लियाई 2 छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाए। देखें, न्यूक्लियर फिशन जो ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ के आए उन रिएक्शन से डिफरेंट है। उसमें क्या था कि हमें एक पार्टिकल मिल रहा, एक हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा था और दूसरा कोई पार्टिकल इमिट हो रहा था और दोनों में साइज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस था। पर याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिशन में
जो हमारे डॉटर न्यूक्लियाई होंगे उनकी साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि उन दोनों की साइज़ तकरीबन सेम होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ रफली इक्वल साइज अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन इज़ कॉल्ड फिशन रिएक्शन। अच्छा, यानी एक हमारे पास बड़ा न्यूक्लियाई होगा, समझें ये एक बड़ा न्यूक्लियाई है, ये बड़ा न्यूक्लियाई टूट जाएगा दो छोटे न्यूक्लियाई में और उसके साथ हमें एनर्जी मिलेगी। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। अब ये रिएक्शन हम करवा चुके हैं। सपोज़ हमारे पास एक यूरेनियम है और इस यूरेनियम पे हमने एक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवाया है। जब हम इस यूरेनियम को एक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवाएंगे तो क्या होगा कि ये यूरेनियम एक अनस्टेबल यूरेनियम बन जाएगा, यानी ये 23692 बन जाएगा। और ये अनस्टेबल यूरेनियम फिर क्या करेगा, दो फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, जैसे ये बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो गया। इसी के साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी इमिट आउट होंगे और उसके साथ कुछ एनर्जी भी इमिट आउट होगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन क्या है? It is a nuclear reaction in which a heavy nuclei is being splitted to daughter nuclei along with the emission of neutron and with the emission of sufficient energy। तो जैसे मैंने लिखा है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, न्यूक्लियर फिशन जो हम करवाएंगे वो हमेशा सिलो न्यूट्रॉन से होती है। When सिलो न्यूट्रॉन is bombarded to the uranium 92-235, then a result of nuclear reaction barium and krypton and an average of 3 neutrons are obtained along with the energy। This type of reaction is called nuclear fission। अब देखें, ये सिलो न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम पे हम बम्बार करवा रहे हैं। ये यूरेनियम जैसे ही इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई आगे जाके दो छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में। इसके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट होंगे और एनर्जी भी इमिट होगी। ये सेम रिप्रेजेंटेशन जो आपके बुक में दी गई है, इसमें से MCQs भी आ सकते हैं। ये सिलो न्यूट्रॉन है, ये हेवी न्यूक्लियस के साथ हमने बम्बार करवाया, इस हेवी न्यूक्लियस ने इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया तो अब ये एक्साइटेड हो गया यानी अनस्टेबल हो गया और ये दो न्यूक्लियाई में टूटा। इसके साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी मिले, कुछ एनर्जी भी मिली, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियर फिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि हमें एनर्जी क्यों मिल रही है, न्यूक्लियर फिशन में हमें एनर्जी क्यों मिल रही है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारे दो छोटे जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, अगर हम इनका मास सम करेंगे तो इनका जो सम होगा मास का वो कम आएगा इस हेवी न्यूक्लियाई के मास से। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूरेनियम 23592 का मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द मासेज ऑफ क्रिप्टॉन एंड बेरियम। तो हम कहेंगे कि बाकी का मास हमारा कहाँ चला गया? तो बाकी का मास जो है, जिसको हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं, तो बाकी का मास जो है वो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो इस यूरेनियम का मास ज़्यादा होगा इन दोनों के मासेस के सम से, तो जो मास का डिफरेंस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात हम याद रखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये जब हम एक बार शुरू कर देते हैं तो ये अपने आप को खुद जो है वो सस्टेन कर सकती है। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म का चेन रिएक्शन होता है। अब चेन रिएक्शन कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखें, इसको समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखें। एक हमारे पास ये यूरेनियम है और हमने इस पे न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाया है। जैसे ही हमने इस यूरेनियम पे न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाया है तो 2 फ्रेगमेंट्स बन गए और इसी के साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स मिल गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के 3 एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जब इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये फर्दर प्रोसेस करेंगे और उसी के साथ फिर हमारे पास न्यूट्रॉन मिलेंगे और वो न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इस तरीके से ये रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये चेन रिएक्शन है। यानी जब एक फिशन होगी, यहाँ पे जब शुरुआत में होगी तो हमें एनर्जी मिलेगी, पर फिर आगे जाके फिर यूरेनियम के
3 एटम्स करेंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। फिर आगे जाके आगे जाके ज़्यादा नंबर यूरेनियम के इंटरेक्ट होंगे तो इस तरीके से हमें एक बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जो कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर फिशन है ये एक किस्म का चेन रिएक्शन है, और अगर हम इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जब ये अनकंट्रोल हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, और हम कहते हैं कि जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब होता है वो एक एग्जाम्पल होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन का। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने यहाँ पॉइंट्स में मैं बता रहा हूँ कि ये चेन रिएक्शन क्यों है। तो ड्यू टू इमिशन ऑफ मोर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन विच में फर्दर इंड्यूस फिशन इन एडिशनल हेवी न्यूक्लियाई, यानी ये जो न्यूट्रॉन आपको मिले हैं, 3 न्यूट्रॉन जो मिले हैं, ये फर्दर यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू इमिशन ऑफ मोर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन विच में फर्दर इंड्यूस फिशन इन एडिशनल heavy nuclei in form of chain reaction which is self-sustaining, resulting a sudden release of huge energy just like atomic bomb। और फिर मैंने लिखा हुआ है the atomic bomb is the example of uncontrolled nuclear fission। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखी है the energy release in fission process, जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताई, the energy release in fission process is due to conservation of mass defect between mass of heavy nuclei and resulting fragments into energy। यानी जो हेवी न्यूक्लियाई का मास था वो ज़्यादा था, और जो फ्रेगमेंट्स का जो मास था, जो हमने सम किया था, उनका मास कम था। तो ये जो मास का डिफरेंस आ रहा था वो एक्चुअली जो थी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और ये पॉइंट भी लिखी हुई है, द फिशन इज़ ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय स्लो न्यूट्रॉन। तो आई होप कि आप इस कंट्रोल्ड रिएक्शन को समझ गए हैं, आप इस चेन रिएक्शन को समझ गए हैं कि न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन क्यों होता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जब फिशन हो रही होती है, एक बार जब हम फिशन करवाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जब दूसरे यूरेनियम एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये और ज़्यादा एनर्जी इमिट आउट करेंगे और बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स इमिट करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा और यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास एनर्जी का जो रेंज है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। तो ये सारा कुछ है। इंशाल्लाह बाकी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक डिस्कस करेंगे। और लास्ट में वही मैसेज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें